प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित सभी अभ्यर्थियों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के इस दूसरे अभ्यास प्रश्न पत्र में भी 50 ऐसे प्रश्नोत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रश्नों के लेवल का काफी ध्यान रखा गया है। साथ ही मेरा ऐसा पूरा प्रयास रहा है कि हिंदी साहित्य के सभी बिंदुओं से आपके लिए प्रश्न उपलब्ध हों। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को, जिसमें एक एक करके आपके समक्ष 50 सवाल प्रस्तुत होंगे। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है रीतिकालीन कवि और उनके जीवन काल से संबंधित। इसमें जो घनानंद है उनका जन्म काल रहा था, जो जीवन काल है वो 1689 में ये जन्मे थे और 1739 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा पद्माकर हैं वो 1753 से 1833 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। कवि देव हैं, उनका जीवन काल 1673 से 1767 ईस्वी तक, और भूषण है उनका 1613 से 1715 ईस्वी तक। तो इनके कभी कभार प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके जीवन काल के क्रम के अनुसार इनको सजाना होता है, तो ऐसे प्रश्न भी आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो अगर इनका जीवन काल हमारे को अच्छी तरह से याद है तो हम इनको क्रम से भी अच्छी तरह से सजा सकते हैं। आगे के 2 नंबर के सवाल में है कि जूही की कली कविता को सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर प्रकाशित करने से मना कर दिया था। जूही की कली कविता थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसको सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका के संपादक रहे थे। तो उन्होंने इस कविता को अश्लीलता का आरोप लगाकर इसको प्रकाशित करने से मना कर दिया था। अगले सवाल में राधाकृष्ण दास ने गोवध की समस्या के निराकरण हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? राधाकृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निराकरण करने हेतु, और वो उपन्यास है, तो कौन सा उपन्यास लिखा था? निस्सहाय हिंदू। ये इन्होंने गोवध की समस्या के निराकरण हेतु राधाकृष्ण दास ने उपन्यास लिखा था। चौथे नंबर के सवाल में प्रेमचंद को कलम का मजदूर किसने कहा है? कलम का मजदूर ये किसने कहा है? तो ये कहा था मदन गोपाल ने। 5वें नंबर के सवाल में प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों का कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहें तो अधिक युक्ति संगत होगा। तो ये कथन है कि प्रकृति का क्षेत्र इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहें तो अधिक युक्ति संगत होगा। ये छायावाद के बारे में प्रकृतिवाद से उपमा देकर, छायावाद की प्रकृतिवाद से उपमा देकर ऐसी एक जो परिभाषा है, कथन है, वो किसका है? वो है रामकुमार वर्मा का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, उन्होंने ऐसा कथन छायावाद के बारे में कहा था। आगे रामधारी सिंह दिनकर की रचना, रामधारी सिंह दिनकर है, उनकी रचना है रश्मि रथी, किसके जीवन पर आधारित महाकाव्य है? तो ये कर्ण के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है। साथियों, अगर आप में से कोई अभ्यर्थी नया जुड़ा है चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी सूचना आप तक पहुंच सके। घंटे के निशान को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास में सूचना है वो पहुंच सके। आगे के सवाल में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन स्वीकार किया है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किस प्रकार से माना है? ये भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से किया है। तो गणपति चंद्र गुप्त है, इनके अनुसार प्रारंभिक काल है वो 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक रहा था। पूर्व मध्य काल 1350 से 1500 ईस्वी तक, उत्तर मध्य काल 1500 से 1857 ईस्वी तक, और आधुनिक काल है वो 1857 से 1965 ईस्वी तक रहा है। तो इसको एक बार फिर से देख लें। प्रारंभिक काल है वो 1184 से 1350, पूर्व मध्य काल है वो 1350 से 1500 ईस्वी तक, उत्तर मध्य काल है वो 1500 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, और आधुनिक काल है वो 1857 से 1965 ईस्वी तक है। फिर पत्रिकाओं को प्रारंभ से प्रकाशन काल के अनुसार हमारे को बताना है कि कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। कई बार पत्रिकाओं के नाम देकर इनको इनके क्रम के अनुसार सजाना होता है, तो उसी तरह से ये सवाल है। इसमें अभ्युदय पत्रिका है वो सन 1907 में प्रकाशित हुई थी। मदन मोहन मालवीय के संपादक के नेतृत्व में ये पत्रिका निकली थी। इसके अलावा इंदु पत्रिका है वो 1909 ईस्वी में प्रकाशन में आई।
और 1922 में माधुरी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, और मतवाला जो सन 1923 ईस्वी में प्रकाशन में आया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी इस पत्र के संपादक रहे थे। तो ये कुछ पत्रिकाएं थी जो अलग अलग समय पर प्रकाशन में आई थी। अभ्युदय 1907, इंदु 1909, माधुरी 1922 और मतवाला 1923 तक। फिर है गिरीश शरण ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को कितने अध्यायों में विभक्त किया है? जॉर्ज गिरीश शरण हैं, उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसको कितने भागों अध्यायों में विभक्त किया था? तो उन्होंने 11 अध्यायों में उसको विभक्त किया था। आगे, श्री कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? श्री कृष्ण की उपासना है वो ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? तो वो ये करते हैं चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी। 11 नंबर में रचना और लेखक, एक तरफ रचनाओं के नाम हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। तो रचना है ओ प्रस्तुत मन, ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। चक्रव्यूह रचना है वो कुंवर नारायण की रचना है। वनपाखी नरेश मेहता की, और सूर्य का स्वागत है वो दुष्यंत कुमार की रचना है। फिर प्रयोगवादी कविताओं में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। कथन है कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। ये कथन किसका है? प्रयोगवादी कविता के बारे में ये बातें किसने कही हैं? तो ये डॉक्टर धर्मवीर भारती ने ये बातें प्रयोगवादी कविता के बारे में कही हैं। साथियों, मेरा पूरा प्रयास ये रहा है कि जितने भी जो आपके सम्मुख प्रश्न आएंगे वो अलग अलग जो ऑथेंटिक बुकें हैं उनसे प्रश्न लिए गए हैं। कोई भी प्रश्न है वो किसी भी प्रकार का संशय उसमें नहीं छोड़ा है मैंने, मेरा जहाँ तक पूरा प्रयास रहा है। तो बहुत ही स्तरीय प्रश्न हैं वो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास है वो इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। बाकी आप इसको स्वयं को वीडियो देखने से पता है वो चलेगा। देखना आगे के 13 नंबर के सवाल में है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये मतीराम की है। आगे 14 नंबर के सवाल में, सिंहासन 32, वेताल 25 शकुंतला नाटक रचनाओं के लेखक कौन है? सिंहासन 32, वेताल 25 और शकुंतला नाटक रचनाओं के लेखक हैं लल्लू लाल। 15 नंबर के सवाल में, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किन का है? हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, ये कथन राजा लक्ष्मण सिंह का है। 16 नंबर में, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण के लेखक हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ हैं कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण, ये किसके द्वारा लिखे गए थे? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनके द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। 70 नंबर के सवाल में, संत सुंदरदास की रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया है, इसमें कुल कितने भाग हैं? संत सुंदरदास की रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया है, इसमें कुल टोटल कितने भाग हैं? तो वो टोटल भाग हैं 2। 18 में, सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश किसने कहा है? सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश, ये सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित एक पत्रिका थी, और इस पत्रिका के बारे में 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को कहा था। 19 में, किसने अपनी पहली कविता मात्र 9 वर्ष की आयु में नीम लिखी थी? पहली कविता 9 वर्ष की आयु में नीम लिखी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। 20 में, छायावादी कविता का मुख्य उद्देश्य स्वतः सुखाय माना जाता है,
जबकि प्रगतिवादी कविता का मुख्य उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय माना जाता है। छायावादी कविता का देखना मुख्य उद्देश्य है वो स्वांतः सुखाय माना जाता है, जबकि प्रगतिवादी कविता का मुख्य उद्देश्य है वो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय माना जाता है। 21 में कुंवर नारायण को वर्ष 2005 में, कुंवर नारायण हैं उनको वर्ष 2005 में तथा अमरकांत को 2009 ईस्वी में हिंदी साहित्य के संपूर्ण योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इन दोनों कवियों को हिंदी साहित्य के संपूर्ण योगदान हेतु कुंवर नारायण को सन 2005 में और अमरकांत को 2009 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 22 में रचना और रचनाकार एक बार फिर हैं सामने आपके कि कौन से रचनाकार की रचना है। नए इलाके में ये अरुण कमल की रचना है और अनुभव के आकाश में चांद ये लीलाधर जगुड़ी की रचना है और नाव के पांव डॉक्टर जगदीश गुप्त की रचना है और महाप्रस्थान है वो नरेश मेहता की रचना है। 23 में नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है। नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है, तो वो माना जाता है निरंजनी संप्रदाय को। 24 में रचनाओं की प्रकाशन वर्ष से शुरुआत, ये रचनाएं हैं ये कौन से वर्ष में प्रकाशित हुई थी। इस तरह से बीसल देव रासो है जो नरपति नालय की रचना है 1155 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हमी रासो 1357 ईस्वी में, चंदनबाला रास 1200 ईस्वी में आसगू के द्वारा रचित थी और स्थूल भद्र रास हैं वो 1209 ईस्वी में प्रकाशन में आई थी। उसके बाद में 25 में तुलसीदास ने अपनी किस रचना का लेखन कार्य पंडित गंगाराम ज्योतिष के आग्रह पर किया था। तुलसीदास ने अपनी किस रचना का लेखन कार्य पंडित गंगाराम ज्योतिष के आग्रह पर किया था। तो गंगाराम ज्योतिष के आग्रह पर तुलसीदास ने जिस रचना का निर्माण किया था वो थी रामाज्ञ प्रश्नावली। आगे किसने रीतिकाल को गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहकर संबोधित किया है। रीतिकाल को गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहकर पुकारा है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष माना जाता है, छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष है वो किसको माना जाता है, मानवतावाद को। 28 में निबंध, एक तरफ निबंध है दूसरी तरफ उनके लेखक दिए हुए हैं कि कौन सा निबंध किस लेखक के द्वारा लिखा है। तो वाणी वंदे वाणी विनायको है वो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, निबंध है। चितवन की छां है वो विद्यानिवास मिश्र ने लिखा था। अमीर इरादे और गरीब इरादे हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है और रेखाएं बोल उठी ये निबंध लिखा था देवेंद्र सत्यार्थी ने। वंदे वाणी विनायको रामवृक्ष बेनीपुरी ने, चितवन की छां विद्यानिवास मिश्र ने, अमीर इरादे गरीब इरादे ये माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था और रेखाएं बोल उठी ये देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। 29 में कली पच्चीसी, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी कौन से रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं। कली पच्चीसी, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी ये किस रीतिकालीन कवि की रचना है, तो ये पद्माकर के द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं। फिर ढोला मारूरा दोहा को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी किसने माना। तो ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल की रचना है। तो ये जो रचना है इसको हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी किसने माना था, तो ये माना था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 31 में भारतेंदु युग में किस पत्रिका को बासा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था। भारतेंदु युग में किस पत्र को बासा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था, तो बंगवासी पत्र को बासा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था। 32 में जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का क्रम इस प्रकार से है। जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनका क्रम देखना। झरना रचना है वो 1918 में प्रकाशित हुई थी, आंसू सन 1925 में, लहर 1933 ईस्वी में और कामायनी 1935 ईस्वी में। झरना 1918, आंसू 1925 में, लहर 1933 में और कामायनी है वो 1935 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में
पैरों तले की जमीन नाटक को मोहन राकेश अधूरा छोड़ गए थे, जिसे बाद में इस ग्रंथ को संपूर्ण किसने किया था? पैरों तले जमीन एक नाटक था और उस नाटक को लिखा था मोहन राकेश ने, और मोहन राकेश इसको अधूरा छोड़ गए, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद में इस ग्रंथ को उनके एक अभिन्न मित्र थे, बहुत ही करीबी, उन्होंने इस ग्रंथ को पूरा किया था और वो थे कमलेश्वर। फिर धर्मवीर भारती द्वारा रचित वह खंडकाव्य जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम को कथा का आधार बनाया गया है। धर्मवीर भारती की एक रचना है और उसमें राधा कृष्ण के प्रेम को कथा का आधार बनाया गया है, तो वो कौन सी रचना है? कनुप्रिया। वह साहित्यकार जिसने जैन कवियों को इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत बताया है। एक ऐसे साहित्यकार का नाम बताना है जिसने जैन कवियों को इतिहास रक्षा के प्रति बहुत सचेत बताया, तो वो है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने। उपन्यास और उनके लेखक, उपनाम हैं एक तरफ, और उनके जो लेखक हैं वो देखें आप कि हिंदी का प्रहरी है वो पुरुषोत्तम दास टंडन है, उनको कहा जाता है। सुकवि किंकर है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। और रावणानरयुज हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत, और मधुप हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन, सुकवि किंकर महावीर प्रसाद द्विवेदी, और रावणानरयुज ये हैं सुमित्रा नंदन पंत, और मधुप हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ये इनके अलग अलग उपनाम हैं। 37 में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किस वर्ष गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किया था? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी के नाम से किस वर्ष किया था? तो वो सन 1942 में। 38 में प्रयोगवाद में निम्न विशेषताएं हैं। प्रयोगवाद की कुछ विशेषताएं हैं जो एक दो तीन चार ऐसे क्रम में दी हुई हैं। इसे प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। जो प्रगतिवाद है वो 1936 से 1943 तक रहा था, और 1943 के बाद का युग है वो प्रयोगवाद था, तो इसको प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मध्यम वर्गीय जीवन की पीड़ा इस प्रयोगवाद में देखने को मिलती है। दमित कामवासना की प्रधानता है वो प्रयोगवाद में हमारे को दिखाई देती है, और लोक कल्याण की उपेक्षा प्रयोगवाद का सबसे बड़ी कमी ये रही थी। लोक कल्याण की उपेक्षा प्रयोगवाद में कर दी गई थी, इसीलिए प्रयोगवाद में जो लोगों से संबंधित उनका हित है वो इस काल में नहीं हो सका। ये इस काल की सबसे बड़ा दोष माना जाता है। फिर आगे 39 में है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इस कथन के प्रतिपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, वो इस कथन के प्रतिपादक हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इस कथन के प्रतिपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। 40 में शासन ही में समीर गयो अरु और आंसुन ही सब नीर गयो ढरी पंक्ति के रचयिता हैं। शासन में ही समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी पंक्ति के रचयिता कौन है? तो वो है देव। 41 में मुक्तक शैली में रचित ग्रंथ आलमकेली के रचयिता आलम कौन से शासक के दरबारी कवि थे? आलमकेली ग्रंथ के रचनाकार हैं वो आलम थे, और ये किस शासक के दरबार में थे? तो ये औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के दरबार में रहते थे आलम। फिर 42 में किसने हिंदी रासो काव्य परंपरा को दो वर्गों में विभक्त किया है? हिंदी रासो काव्य परंपरा को दो वर्गों में विभक्त किया है। एक तो धार्मिक रास काव्य परंपरा और एक ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। इसमें विभक्त किया था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने हिंदी रासो काव्य परंपरा को दो वर्गों में विभक्त किया है? धार्मिक रास काव्य परंपरा और ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। 43 में पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण करने वाले साहबों पर व्यंग्य करते हुए ये किसने लिखा था कि चूसू हूं चुरुट लाख पर लागत पान बिना मुंह सोन अक्षर चारी फड़े अंग्रेजी बन गए अफलातून। तो ये पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वाले साहबों पर व्यंग्य किया गया था, और ऐसी बात ये किसने कही थी?
तो ये बात कही थी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। 44 में एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ उनके कहानीकार हैं। अहम ब्रह्मास्मि कहानी है, ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई थी। वसीयत भगवती चरण वर्मा। चौथे विवाह की पत्नी इलाचंद्र जोशी की कहानी है। और खच्चर और आदमी है, ये यशपाल की कहानी है। 45 में नरेश मेहता की रचना संशय की एक रात। नरेश मेहता है, उनके द्वारा रचित रचना है संशय की एक रात नामक खंडकाव्य में राम के संशय का चित्रण है। राम के मन में संशय उठा कि युद्ध सीता के लिए नहीं प्रजा के लिए करना आवश्यक है। यही संशय इस रचना में राम के मन में उठा था कि मुझे युद्ध सीता के लिए नहीं प्रजा के लिए करना जरूरी है। ऐसा संशय राम के मन में होता है। 46 में क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि के द्वारा रचित हैं? दोबारा देखना। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त की। आगे 47 में एक तरफ रचना दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष है, वो इस प्रकार से है कि माधवानल काम कंदला है, वो रचना प्रकाशित हुई थी 1527 ईस्वी में। रूपमंजरी नंददास की रचना है, वो 1568 ईस्वी में। छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है, ये 1590 ईस्वी में। और चित्रावली जो उस्मान की रचना है, वो 1613 ईस्वी में प्रकाशन में आई थी। एक बार फिर से देखें, माधवानल काम कंदला है, ये 1527 में। रूपमंजरी 1568 ईस्वी में। छिताई वार्ता 1590 ईस्वी में। और चित्रावली है, वो 1613 ईस्वी में। तो ये रचनाओं के प्रकाशन का वर्ष है। फिर 48 में हट्टी हमीर और गो संकट जुआरी खुआरी प्रसन रचनाओं के रचयिता हैं। हट्टी हमीर, गो संकट और जुआरी खुआरी एक प्रश्न है। इन रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र ने ये रचनाएं लिखी थी। 49 में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावादी युग की कालावधि है। डॉक्टर नगेंद्र हैं, वो छायावाद को की जो समय सीमा है वो कितनी मानते हैं? 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के काल को वो छायावादी युग मानते हैं। अंतिम 50 नंबर के सवाल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मासिक पत्रिका बालाबोधनी का किस वर्ष काशी से प्रकाशन शुरू किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा एक मासिक पत्रिका थी बालाबोधनी नाम की। ये कौन से वर्ष में काशी से प्रकाशन शुरू हुआ था? साथियों देखना, इसमें कई प्रश्न बन रहे हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उन्होंने मासिक पत्रिका निकाली थी और उसका नाम था बालाबोधनी, और ये काशी से प्रकाशित हुई थी। कौन से वर्ष में? 1876 ईस्वी में। तो साथियों मेरा पूरा प्रयास ये रहा है इस प्रश्न पत्र में कि आपके अलग अलग जो टॉपिकों से वो सवाल मैंने लिए थे, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जो वीडियो जब समय समय पर अपलोड होते रहेंगे आपके लिए, तो उनमें पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत ही स्तरीय प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आऊं। और अगर आप में से कोई अभ्यर्थी चैनल से नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, घंटी के निशान को दबा दे, ताकि जितने भी जो नोटिफिकेशन है वीडियो से संबंधित वो आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही तैयारी करते रहें और लगातार अपनी तैयारी को एक नया रूप देते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।